हेलो स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का सबसे ही इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज रिफ्रैक्शन और एट अ प्लेन सरफेसेस। बी पार्ट जिसको हम कहते हैं। बेटा फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन, जो कि ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस। बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक का या रे ऑप्टिक का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस सबसे इम्पोर्टेंट पहला पार्ट। यहाँ पे देखिए आपने ये लोअर क्लास में पढ़ रखा है, फिर भी मेरा फ़र्ज़ है थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन में देना। तो बेटा यहाँ पे देखो जो रे आ रही है, ठीक है, यहाँ से जो रे आ रही है ये बेंड कर रही है, यहाँ पे बेंडिंग दिख रही है हमें। यहाँ पे जो बेंडिंग होती है बेटा ये अलग अलग तरह की होती है, या तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल करेगी या फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी। तो बेटा यहाँ पे देखो इसको हम लिखते कैसे हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट either towards the normal, ये लिख देना है when light travels from rarer to denser medium, when light travels from rarer मतलब हल्का मीडियम to denser medium, and vice versa, bending of light towards the normal or away from the normal, or away from the normal। ठीक है, बेंड कैसे कर सकती है, या तो टूवर्ड्स करेगी या फिर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब इसमें कैसे लिखोगे बेटा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। बेटा ये जो मीडियम है यहाँ पे देखो ये रेरर मीडियम है, एंड दिस इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम। दिस मीडियम इज कॉल्ड रेरर and this is called denser, means the particle density in rarer medium is less as compared to particle density in the denser medium। समझ रहे बेटा। और ये जो सरफेस है, दिस सरफेस विच सेपरेट द टू मीडिया, इंटरफेस, इट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो इंटरफेस को हम लिखते हैं सरफेस, दिस इज द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, मतलब दो अलग अलग मीडियम को जो सेपरेट करे, ठीक है। और इस फिनोमिना की हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा अभी इसके ऊपर पूरा डिटेल में करेंगे, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन थी। अब इसके कुछ लॉज भी होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहला पॉइंट देखो जो आपने याद रखना है, वो ये पॉइंट है कि जैसे हमारी ये जो रे है, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, एंड दिस रे वी कैन से द रिफ्रैक्टेड रे। और तीसरी कौन सी बेटा, एंड द नॉर्मल। बेटा जो नॉर्मल है एंड नॉर्मल, बेटा ये सारे के सारे एक कॉमन पॉइंट पे मीट करें। यहाँ पे देखो दिस इज द कॉमन पॉइंट, और वी कैन से कॉमन प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन या कॉमन पॉइंट। ये बेटा आपने पहले भी कर रखी हुई है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ऑल इन द सेम प्लेन। अब बेटा ये था इसका फर्स्ट लॉ, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ। बेटा जो सेकंड लॉ ना, इसका जो सेकंड लॉ है, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ ही बेटा इंपॉर्टेंट है। बेटा क्या हुआ, उस टाइम एक्सपेरिमेंटली स्नेल्स ने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए। इसने इसको अलग अलग डिग्री से मेज़र करना शुरू किया। 0 डिग्री से मेज़र करते करते ये 90 डिग्री ऐसे ऐसे मेज़र करता गया बेटा। तो इसने जब अलग अलग डिग्री पे मेज़र किया ना, तो इसने क्या देखा कि एक्सपेरिमेंटली देखा कि इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, मैथमेटिकल फॉर्मूला की हेल्प से इसने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। उसने कहा कि यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
मतलब इंसिडेंस की वैल्यू चेंज करने से रिफ्लेक्टेड की वैल्यू में वेरिएशन आ रही थी, इंसिडेंट की वैल्यू को चेंज करने से रिफ्लेक्शन की वैल्यू में चेंज आ रही थी, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर इनकी जो रेशियो आ रही थी ना साइन में, सिर्फ साइन में, वो एक कांस्टेंट टर्म आ रही थी बेटा फॉर एवरी मीडिया, फॉर एवरी मीडिया। समझ रहे हो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर एवरी मीडिया। और बेटा इन्होंने इसको लिखा कैसे, उन्होंने लिखा ऐसे कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। जैसे इसको मैं इस फॉर्म में दिखा देता हूँ मैथमेटिकली। हाँ, यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हैं साइन आई डिवाइड बाय साइन आर विच इज इक्वल टू कांस्टेंट which is equal to mu2 divided by mu1 और we can say 1 mu2। बेटा इसका लॉजिक समझना, ये लिखना कैसे होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब 5-6 चीज़ें लिखनी हो, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो बेटा इन्होंने जो प्रूफ किया था वो क्या प्रूफ किया था, mu1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू mu2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस फॉर्म में इन्होंने बोला था कि ये जो टर्म्स हैं दीज आर द फिक्स्ड टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म। अगर ये तीसरा मीडियम भी यहाँ पे आया था तो mu3 R1 R2 R3 जो भी XYZ वैल्यू लेनी थी। ठीक है, अभी उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। बेटा यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये जो म्यू दिख रहा है हमें, ये जो म्यू दिख रहा है, ये म्यू है क्या बेसिकली। बेटा दिस म्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे 2 mu1 है तो इसको हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बेटा 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ओके, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा इसमें एक टर्म और आती है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट, छोटी छोटी बातें हैं कोरिलेट करते जाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा एब्सोल्यूट का मतलब है कि इसमें हमें एक मीडियम तो कंफर्मली पता ही है, एब्सोल्यूट का मतलब तो यही रहता है बेटा, तो वो फिक्स रहता है बेटा। एब्सोल्यूट वाले में म्यू की वैल्यू, म्यू दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बेटा इसको ऐसे लिख देते हैं, बेसिकली इसको लिखा तो ऊपर वाले स्टाइल से है mu2 डिवाइड बाय mu1। बेटा वैक्यूम के लिए जो म्यू की वैल्यू रहती है ना, वैक्यूम के लिए फॉर वैक्यूम, फॉर एयर या वैक्यूम के लिए तो म्यू की वैल्यू जो रहती है बेटा, म्यू दैट इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे वैक्यूम कौन है, यहाँ पे वैक्यूम कौन है बेटा, ये वाला वैक्यूम है ना, यहाँ पे रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो mu1 वाला क्या है यहाँ पे, दैट इज वैक्यूम है बेटा। समझ रहे, mu1 इंटू साइन आई इक्वल टू mu2 इंटू साइन आर। तो mu1 इंटू साइन आई मतलब 1 इंटू साइन आई इक्वल टू mu2 को हम मान लेते हैं म्यू एंड mu2 को मान लिया म्यू। तो बेटा इसका फॉर्मूला तो ऐसे ही लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को लिख दिया c डिवाइड बाय v। अब बेटा स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी वैल्यू तो हमें पता है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब v की वैल्यू तो उससे कम ही होगी थोड़ी सी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। समझ रहे हो। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन 1 बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर या वैक्यूम, दिस इज द सिंपलेस्ट टर्म। बेटा ये था फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट डॉट पॉइंट। अब देखिए इसका सेकेंड डॉट पॉइंट। तो बेटा रिलेटिव में देखो, एब्सोल्यूट में तो हमें पता चल गया कि एक तो एब्सोल्यूट था वो वैक्यूम था, पर इसमें एब्सोल्यूट नहीं रहता, कोई वैक्यूम है कोई मीडियम, दोनों ही मीडियम में रहेंगे बेटा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 mu2 विच इज़ इक्वल टू mu2 डिवाइड बाय mu1 विच इज़ इक्वल टू mu2 को हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल mu2 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसको बेटा ऐसे लिख दो, आप डायरेक्टली लर्न कर लो v1 डिवाइड बाय v2। समझ रहे बेटा, क्योंकि यहाँ पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनली था c डिवाइड बाय v। बेटा इसमें कोई भी एब्सोल्यूट नहीं रहता। अगर मैं बात करूँ 2 mu1 की, 2 mu1,
तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू उल्टा ऑफ दिस टर्म, दैट इज V2 डिवाइड बाई V1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब क्या होगा बेटा इस वाले का, इसका मतलब हुआ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। समझ रहे हो बेटा, ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। अब बेंडिंग ऑफ लाइट रे क्या है बेटा, अब हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है ऐसे, ये बेसिक डायग्राम हमने पढ़ रखे हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, दैट इज एयर टू वाटर, रेयर हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो लाइट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेटा इसके एंगल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे तो हम डायरेक्टली रट लेते हैं कि ये एंगल बड़ा होता है, ये एंगल छोटा होता है। चलो इसको छोटा सा प्रूफ के अकॉर्डिंग करते हैं बेटा। हमें स्नेल्स लॉ पता है, स्नेल्स लॉ पता है, μ1 इंटू साइन आई दैट इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। बेटा स्नेल्स लॉ तो हमने पढ़ रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ साइन आई डिवाइड बाय साइन आर विच इज़ इक्वल टू μ2 डिवाइड बाय μ1। अब इसकी वैल्यू जो है μ2 की, और ये μ1 है, μ2 की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन μ1 है क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, तो इसका मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब साइन आई इज़ ग्रेटर देन साइन आर, और वी कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऐसे प्रूफ करते हैं बेटा। अब वाइस वर्सा प्रोसेस जो होगा उसमें क्या होगा बेटा, अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं रफली डायग्राम एक और दिखा देता हूँ आपको, कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी रे आई, ठीक है, और ये बेंड कर गई अवे, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एयर मान रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा मान रहा हूँ। डॉटेड लाइन से मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बेटा इस केस में भी तो वैसे ही दिख रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है, उल्टा हो गया प्रोसेस, बात सेम ही आएगी फिर से, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर दैट इज इक्वल टू, फिर से लिखना आपने वैसे μ1 इंटू साइन आई μ2 इंटू साइन आर, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। अब यहाँ पे देखो विच इज इक्वल टू μ2 डिवाइड बाय μ1। अब यहाँ पे μ2 हल्का है तो ऐसे लेस देन 1 आ गया, तो आई इज लेस देन 1। दिस इज योर सेकेंड केस एंड दिस इज योर फर्स्ट केस। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये क्या है, रेयर टू डेंसर, तो उस वक्त एंगल कैसा बनता है, और ये आया लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो एंगल कैसा बनता है। बेटा यहाँ पे देखो, ये जो रे है ना, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, और नॉर्मल तो परपेंडिकुलर सरफेस होता है, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो ये एक स्पेशल कंडीशन है। इसमें μ2 जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू μ1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इक्वल है ही नहीं, यहाँ पे बेटा दिख भी रहा है। अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट करे, अगर नॉर्मल टू द बाउंड्री, इफ़ एनी रे इस इंसिडेंट या लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द बाउंड्री, मतलब कि आई की वैल्यू को अगर हम ज़ीरो करें, तो बेटा तो ये जो पास करती ना, देन इट passes undeviated from boundary। तो बेटा ये आप यहाँ पे पुट भी कर दो, साइन आई को ज़ीरो पुट करोगे तो साइन आर के इक्वल है, तो साइन आर भी ज़ीरो आ जाएगा बेटा, क्योंकि आई इक्वल टू आर है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल कंडीशन है जो आपने याद रखनी है। दिस इज़, ये इसको पॉइंट मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर हम बात करें कि लाइट जो है ना, लाइट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे v1 वेलोसिटी से जा रही थी, ठीक है, और वेवलेंथ इसकी λ1 थी, और फ्रीक्वेंसी इसकी μ1 थी, तो बेटा लाइट जो है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करती व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो बेटा वो जो कंडीशन नहीं चेंज करती, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे बेटा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, लाइट जो है किसी भी मीडियम से जाए, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड
ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग और आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब म्यू का फॉर्मूला हमें पता था, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या मीडियम 1 टू मीडियम 2, जो मर्जी लर्न कर लो। और म्यू इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2। तो V1 क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा 1 न्यू 1 और लैम्डा 2 न्यू 2, क्योंकि न्यू 1 न्यू 2 का इक्वल है तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 2 है बेटा, समझ रहे हो, म्यू 2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा 2। और इसको बेटा इसको भी ऐसे लिख सकते हो, म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2, म्यू 1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 लैम्डा 2। बेटा ये भी न्यूमेरिकल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी चीज़, इसको भी स्टार मार्क कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा स्नेल्स लॉ को और थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे मीडिया दिखा देता 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे मीडिया दिखा देता, और लाइट जो है वो ऐसे ट्रैवल कर रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ से गई, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया म्यू 1 और ये इसका नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो है बेंड कर गई यहाँ से, ठीक है, ये आगे जाके फिर से बेंड कर गई किसी ना किसी तरह, ठीक है, अब उसके बाद ये ऐसे बेंड कर गई, ठीक है, 4 बेंडिंग दिखा दी बेटा मैंने, ठीक है। अब ये बेंडिंग मेरे को नहीं पता कितनी कितनी हो सकती है, तो मैंने इसको नाम दे दिया एंगल्स को, ऐसे इन एंगल्स को मैंने नाम दे दिया, दैट इज़ θ1 और इसको नाम दे दिया θ2। बेटा बड़ा इजी लगेगा, इसको मान लेते हैं हम म्यू 2, ये आ गया म्यू 3 और ये आ गया बेटा म्यू 4। बेटा अब लंबे लंबे चौड़े चौड़े क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे के सारे हम कैसे करेंगे वो देखिए, ये θ2 सेम होते हैं एंगल, θ3 तो ये भी θ3 और ये फिर से θ4, ठीक है, इस फॉर्म में। तो बेटा इसको हमने स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखना है, ये सेकंड पॉइंट इसका, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा फॉर डिफरेंट मीडिया, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया में। तो हम लिखेंगे इसको म्यू 1 इंटू साइन θ1 इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन θ2 इक्वल टू म्यू 3 इंटू साइन θ3 इक्वल टू म्यू 4 इंटू साइन θ4, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है। और इन जनरल म्यू साइन थीटा सिंपल फॉर्म में इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वी कैन से म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और साइन थीटा या म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर है? तो ये एक फॉर्मूला ऐसे भी याद कर सकते हो कि एंगल के बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होता जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा? बेटा यहाँ पे देखो अब प्रॉब्लम, यहाँ पे जेई की, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू √3, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे इफ द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। बेटा लेट अस अज्यूम ये आपके पास एक इस फॉर्म में एक प्लेन सरफेस है, रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्लेट, ये ग्लास प्लेट पे रे ऑफ लाइट पड़ी है यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में बेटा, दिस इज वी कैन से द ग्लास प्लेट, ओके। और यहाँ पे लाइट पड़ी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा √3 है, तो मैंने कहा इसका n जो है दैट इज इक्वल टू √3 है, ठीक है। तो इन्होंने बोला व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे इफ द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे कुछ रे जो है वो रिफ्लेक्ट की हो, ठीक है, और कुछ रे जो है वो रिफ्रैक्ट की हो, और इनके बीच का एंगल जो है वो मैंने यहाँ पे गिवन है, मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया। क्लियर है बेटा? अब बेटा लॉजिकली टर्म देखो, अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करूँ इंसिडेंट एंगल ऐसे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल आई। बेटा अगर ये आई है तो ये क्या होगा बेटा, ये 90 माइनस आई होगा कि नहीं होगा, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ये प्लेन सरफेस है।
और ये 90 डिग्री है टोटल। तो बेटा ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? अगर ये ऐसे 90 डिग्री है क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, तो ये बेटा 90 माइनस आई दिख रहा है हमें, 90 माइनस आई। ठीक है बेटा, अब लॉजिकली देखो ये टोटल 90 था, 90 में से 90 माइनस आई खत्म हो गया, तो ये कितना बचा बेटा? आई बचा। अब अगेन ये 90 डिग्री है बेटा, अगर ये 90 डिग्री है, ये देखो ये पूरा 90 है, तो इतना पोर्शन आई है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 90 माइनस आई। दिस पोर्शन इज 90 डिग्री माइनस आई। तो बेटा अब तो आपको कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं, इसके बाद तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब हमने मान लिया कि n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, ये फॉर्मूला है। और एयर है, पहला मीडियम एयर है, ठीक है, एयर है तो हमने स्टैंडर्ड ही मान लेना बेटा। इसको करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर लो, n1 एयर होता है तो हम यहाँ पे 1 इंटू साइन आई, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, n2 को n मान लो इंटू साइन आर। तो बेटा आप डायरेक्टली यही लिख दिया करो, n इज इक्वल टू या म्यू इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। ठीक है, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। और बेटा यहाँ पे साइन आई तो आई है, ठीक है, और जो साइन आर है वो कितना है बेटा? साइन 90 माइनस आई है, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा? हमें पता, और n की वैल्यू बेटा यहाँ पे √3 दे रखी है। ठीक है, √3 दे रखी है, तो साइन 90 माइनस आई क्या हो जाएगा बेटा? साइन 90 माइनस आई इज कॉस आई, तो साइन आई डिवाइड बाई कॉस आई, बेटा ये हो गया टेन आई। और टेन थीटा जब √3 के इक्वल कब होता है बेटा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना बेटा 60 डिग्री हो बेटा। ये आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा ऐसे एंगल्स का। तो बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ये तो आपके लिए। बेटा क्लियर है ये टर्म? यहाँ पे देखो बेटा, ये अरेंजमेंट गिवन है, लाइट ऑफ रे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इस इंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री के साथ एंटर करिए, तो हमने एंगल बताने हैं रे के एंड द नॉर्मल टू द ग्लास। ठीक है, एंगल बिटवीन दिस रे एंड नॉर्मल टू द ग्लास। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, हमें तो कुछ जितने मर्जी लेयर्स दे दें, यहाँ पे हमें हमारे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बेटा हमें पता है म्यू नॉट इंटू साइन 60 डिग्री, सिंपल टर्म है, वो किसके इक्वल होगी बेटा? μ1 इंटू साइन R1 के, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन R2 के। तो अब तो कुछ भी नहीं रहा इसके बाद बेटा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब देखो कैसे क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, म्यू नॉट की वैल्यू 1 है, और साइन 60 कितना होता है बेटा? साइन 60 √3/2, दैट इज इक्वल टू μ1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 4/3 इंटू साइन R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से। तो बेटा इसकी साइन R1 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले इन दोनों को यूज़ करके। ठीक है, तो साइन R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? साइन R1 दैट मस्ट बी इक्वल टू 3√3 डिवाइड बाई a। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको, साइन R1 की वैल्यू। ठीक है, अगर आप साइन R1 की वैल्यू नहीं निकालना चाहते, क्योंकि इन्होंने तो बोला है कि किसके बीच का एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस रे एंड द नॉर्मल टू द ग्लास, और ग्लास के नॉर्मल के साथ, ग्लास का नॉर्मल तो ये है, तो इसका मतलब R2 के साथ आपने निकालना है बेटा। यहाँ पे अगर आपने R2 के साथ निकालना है तो इन दोनों को यूज़ कर दिया, तो बेटा यहाँ से R1 की वैल्यू देख लेना, कैलकुलेट कर लेना। सिमिलरली म्यू नॉट इंटू साइन 60 डिग्री दैट मस्ट बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन R2। क्लियर? यह यहाँ से ये दोनों को कंपेयर कर देना, R1 की निकल गई, तो μ1 की म्यू नॉट की वैल्यू 1 इंटू √3/2 विच इज़ इक्वल टू μ2 की वैल्यू है 3/2 इंटू साइन R2। तो बेटा 2 कट गया, 3 मतलब साइन R2 की वैल्यू आ गई बेटा 1/√3। समझ गए? √3/3 मतलब 1/√3। और बेटा मैं अगर बात करूँ √3 की वैल्यू जो आएगी 1/√3 0.707, तो बेटा ये रफली मेरे को जो लग रहा है ये 35 डिग्री के आएगी, क्योंकि साइन 0 साइन 1/2 हाफ 0.5 होगी। तो बेटा हाँ इंक्रीज़ करिए तो ये 35 के अराउंड होगी बेटा, 35-40 के अराउंड, ये चेक कर लेना। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ जी बेटा, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज विद डिस्टेंस एज n इक्वल टू, ये बेटा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वेरी कर रहा है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वेरी कर रही है। अगर रे एंटर करिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो कितना टाइम लगेगा? तो बेटा इसको मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था बेटा, यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है।
बेटा यहाँ पे रे जो जा रही है ना वो कैसे जा रही है, बिल्कुल पैरेलल जा रही है। पैरेलल मतलब कि यहाँ पे देखो इन्होंने बोला रे ऑफ लाइट पास थ्रू अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज। यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा वेरी कर रहा है इस इक्वेशन के साथ। मैं यहाँ पे ब्लॉक बना रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, इसके साथ वेरी कर रहा है। इफ द रे एंटर्स अ मीडियम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहाँ पे एंटर कर रहा है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये एंटर कर रहा है। तो इन्होंने बोला कितना टाइम लगेगा अगर ये ट्रैवल कर रहा है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जांपल ये वी वेलोसिटी से अंदर एंटर किया होगा। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी ये वेरी करता है तो हमें इंटीग्रेशन याद रखनी है। बेटा मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ी तंगी जरूर आती है, पर हाँ इसको करना ट्राई बेटा। म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पे वैक्यूम है और इसको वेलोसिटी वी के साथ मूव करा, ये मैंने शो कर दिया यहाँ पे। तो ये गिवन आपको डायग्राम में सारा कुछ ही है। तो v जो ना ये स्पीड है, ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में मैंने यहाँ पे स्पीड को शो किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ v को ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू c डिवाइड बाय म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है बेटा, म्यू की वैल्यू बेटा n है, मतलब n मतलब म्यू ही है। तो बेटा n, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा, n नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन 2a। बेटा ये गिवन है हमें, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, 1 प्लस एक्स अपॉन 2a, इससे वेरी कर रही है। तो अब तो कुछ रहा नहीं बेटा इस क्वेश्चन में। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है dx बाई dt होता है, दैट इज इक्वल टू c अपॉन। बेटा अगर आपने पिछले साल रोटेशन किया तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी, ठीक है। तो इस फॉर्म में है। तो बेटा dx की वैल्यू जो आएगी ना, dx की वैल्यू दैट मस्ट बी इक्वलेंट टू, या dt की वैल्यू सॉरी बेटा, क्योंकि हमने dt निकाला, dt उस साइड गया, ये सारी इस साइड चली गई। तो n नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन 2a और डिवाइड बाय c। फिर हमने कर दिया इसको इंटीग्रेट। जब ये 0 पे था, ये भी मान लिया 0 पे है। जब ये t है तो ये x जो है वो a पे आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन t आ गया, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा बेटा, n नॉट कॉन्स्टेंट है, c भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन बेटा a, ठीक है, x 1 का इंटीग्रेशन x और x का हम पुट करेंगे तो a अपर लिमिट लोअर लिमिट, चलो मैं स्टेप कर ही देता हूँ। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x आ गया बेटा, प्लस बेटा फिर से x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, और बेटा ये 2a साथ में था तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो गया बेटा, ये आ गया 0, ये आ गया a। समझ रहे हो बेटा, एन नॉट बाई सी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया 1 प्लस एक्स पॉइंट 2a का इंटीग्रेशन इस 1 का x और x का x स्क्वायर बाई 2 और 2a साथ में था तो साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। और बेटा लिमिट्स पुट कर देनी है हमने, लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट पुट की तो एन नॉट बाई सी ए प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा बेटा, a के साथ a कट गया तो a प्लस a बाई 4 कितना होता है बेटा, 5/4 एन नॉट a, दिस एन नॉट a बाई सी। बेटा दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका टाइम की वैल्यू आ गई। ये बेटा वेरिएशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, टफ नहीं होते बेटा, इसमें स्टेप्स करने होते हैं, इंटीग्रेशन करनी होती है। बेटा अब n की वैल्यू किसी भी फॉर्म में दी हो, n की जगह n नॉट e दी पावर कुछ भी दी हो, x y z दी हो, बेटा स्टेप्स आर सेम, यू हैव टू फॉलो दी स्टेप्स, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा।